हे गाइस, वेलकम टू साय समझ जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2019 का क्वेश्चन पेपर, जो कि एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो में है, आपको यही क्वेश्चन रिपीटेड 2026 में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, कंटिन्यू आपके 2019 से लेकर 2025 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेड ही आएंगे इस बार भी, जो कि हर बार होता है। एचपी का यही रूल है, तो आपको यही फॉलो करना है। और जो क्वेश्चन मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगा, वो भी आपको देखना है, उसके ही रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक सेकंड मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने ये पीडीएफ परचेज नहीं किया है तो आपको ये परचेज कर देना है। इस पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ है क्या। यहाँ पर देखो, दो पीडीएफ हैं। एक है आपका 2025 का और एक है 2026 का। ये जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये 2025 का मैंने बनाया था। और इस पीडीएफ में अराउंड 65 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड आए थे इसी पीडीएफ से। ये आपको फ़ोन नंबर दिख रहा है 8353879874। इस पर आप व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज करना, आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगा। 299 पेज का ये पीडीएफ होगा, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर के 200 MCQ क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और उसके यहाँ पर 200 के होंगे MCQ होंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर आपकी MCQ आंसर की होगी। वैसे ही आपको मैं साथ में आपको अरिहंत बुक का आपको एक पीडीएफ मिलेगा MCQ क्वेश्चन का। कुछ PYQ हैं और आपको 2026 का आपको दिखाता हूँ, एक वो है, ठीक है, ये वाला पीडीएफ। तो ये दोनों पीडीएफ आपको मिलेंगे 299 रुपीज़ के। इसमें भी टोटल 20 यहाँ पर क्या आपके पास चैप्टर होंगे और हर एक चैप्टर के 2000 MCQ के क्वेश्चन होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही आपने कर लिया। और जो मैं आपको यूट्यूब पर डेली करवाऊंगा, वो दो चीज़ आपने कर ली, दैट्स सफिशेंट। उससे आप बाहर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। The earliest reptiles which are generally called as stem reptile belongs to। अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन आपके पास दिए गए होंगे, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। पहले बात करते हैं हम सिनपसीडा की। तो ये ऑप्शन सी जो है वो आपको एलिमिनेट कर सकते हो आप, क्योंकि ये होता है मैमल्स का फीचर है, ये फीचर ही मैमल्स का है। तो आप डायरेक्ट इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है आपका डायप्सिडा और एनप्सिडा। देखो, पैराप्सिडा बहुत एंसेस्ट्रल करेक्टर है, जो कि एक तरफ आप एलिमिनेशन मेथड की तरफ लेके जा सकते हो। अब अच्छा क्या है, डायप्सिडा और एनप्सिडा। देखो, डायप्सिडा होता है जिसमें 2 ओपनिंग होती हैं, ठीक है, और एनप्सिडा में एक भी ओपनिंग नहीं होगी, यानी स्कल बिल्कुल खाली होगा। रही बात सिनप्सिडा की, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, जैसे हम लोग हो गए, हम एमल्स हैं, तो हमें आपको पता होगा हमारे क्रेनियम में सिंगल ओपनिंग है जहाँ से आपके स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। तो इसको बोलते हैं सिनपसिडा। अब एनप्सिडा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हाइलोसुरा में देखने को मिल जाता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वायोल्यूमिनेसेंट यूरोकोडेटा इज। देखो, वायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है चमकने वाला, ठीक है। तो जो हम बोल सकते हैं बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है। मोस्टली होता क्या है, यूरोकोडेट के ऊपर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, उनकी वजह से भी कई बार क्या होता है, लाइट आती है। बट कोई भी रीज़न हो, आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सा बायोल्यूमिनेसेंट है। अब यहाँ पर देखो, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और एचपीयू का यही होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको आएगा तो आप टिक करोगे, अदरवाइज आप गलत चूज करोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपके अवचेतन मन में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे फिट हो जाते हैं। जैसे बायोल्यूमिनेसेंट एंड यूरोकोडेट, आप कभी भी कॉन्सेप्ट लगा के करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। बट आपको पता है कि मैंने पढ़ा हुआ है, इसका सीधा आंसर होगा पायरोसोमा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। व्हील ऑर्गन इन एम्फियोक्सिस इज ए पार्ट ऑफ। अब एम्फियोक्सिस का जो व्हील ऑर्गन है, अब देखो, व्हील ऑर्गन यानी एक सर्कुलर माउथ लाइक ऑर्गन होता है जिसमें छोटे छोटे एस्ट्रॉइड लगे होते हैं, छोटे छोटे दांत लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब उस व्हील ऑर्गन को पूछा उसको क्या कहते हैं। तो देखो, माउथ तो होगा ही नहीं, क्योंकि एम्फियोक्सिस में माउथ नहीं होता है। माउथ माउथ क्या हुआ। अब देखो, फेरिंग्स, माउथ नहीं तो फेरिंग्स की बात भी खत्म हो गई है। अब बचता है वेलम या ओरल हुड, ठीक है। तो वेलम
बी कई जगह करेक्ट बताया गया है और कई जगह ओरल हुड बताया है, बट राइट आंसर जहाँ तक मुझे पता है इसका वेलम इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फोर्थ, द टाइप ऑफ स्केल्स फाउंड ओवर द बॉडी ऑफ लेवियो रोहिता। अब ये जो लेवियो रोहिता है ये कौन सी फिश है, ये आपके वोनी फिश है। और वोनी फिशेस के आप सभी को पता होना चाहिए इनमें कौन से टाइप के स्केल्स होते हैं और कार्टिलेजनस फिशेस में कौन से होते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे नेक्स्ट, मान लीजिए 2026 में क्वेश्चन आ गया, द टाइप ऑफ स्केल्स फाउंड ओवर द बॉडी ऑफ सालमन या टोर पिचटोरा, यह पूछा जा सकता है साइप्रनस कारिपो, कुछ भी पूछा जा सकता है, एच मोल्ट्रिक्सम। तो आपको बताना है कि उनमें कौन से टाइप के स्केल्स होते हैं, या चन्ना गछुआ। तो ये जो लेबियर होता है ये टाइप की वोनी फिशेज है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड की बात करता हूँ तो डर्मल स्केल्स नहीं होते हैं फिशेज के अंदर, पहली बात डर्मल नहीं होते, एपिडर्मल होते हैं। अब बचते हैं टिनॉइड, रोम्बॉइड या साइक्लोइड। तो तीनों टाइप के स्केल्स आपको देखने को मिलते हैं वोनी फिशेज के अंदर, बट यहाँ पर स्पेशली पूछा है लेबियो रोहिता के बारे में, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साइक्लोइड स्केल। और अगर मैं बात करूँ कार्टिलेजनस फिशेज में, तो कार्टिलेजनस फिशेज जितनी भी होती है सालमन वगैरह जो समुद्र में होती है, ओशंस में होती है, उनके ऊपर होते हैं प्लेकोइड स्केल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है। और एक टाइप का एक्सेप्शनल फीचर है रेप्टाइल्स का, सभी रेप्टाइल्स में आपको पता होगा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी 3 चैम्बर्ड, बट क्रोकोडाइल ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हु इंट्रोड्यूस द टर्म मिटोन, रिकोन एंड सिस्ट्रॉन फॉर द जीन। जीन के लिए ये टर्म किसने डिस्कवर की थी, ये प्रपोज्ड की थी। तो इसका जो नाम था वो है साइमोर वेंजर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सपोर्टेड बाय विजुअल एविडेंस प्रोवाइडेड बाय। अब देखो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था इसको एक्सप्लेन किया था निकोलसन एंड सिंगर ने, बट यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया है कि विजुअली एविडेंस किस टेक्निक्स के द्वारा दिया गया है। तो ये भी अगेन क्रैमिंग क्वेश्चन है, आपको आता होगा तो आप टिक करोगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। और एचपी का यही क्वेश्चन है, ये कोई नेट या कोई गेट का एग्जामिनेशन नहीं है जिसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, नहीं। हिमाचल प्रदेश, देखो पंजाब यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में भारी डिफरेंस है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू फॉर द एमएससी ज़ूलॉजी एंट्रेंस वो होते हैं कॉन्सेप्ट बेस, बट इसके होते हैं क्रैमिंग बेस, यानी तुक्का लगाने वाले, आपको जो आते होंगे तभी सॉल्व कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, टाइप ऑफ सेंट्रम फाउंड इन मैमल्स इज, मैमल्स में कौन सा टाइप का सेंट्रम पाया जाता है। तो मैमल्स में जो सेंट्रम होता है वो होता है हिट्रोसिलस टाइप, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द सब्सटेंस फर्टिलाइजन इज प्रोड्यूस बाय। अब ये जो फर्टिलाइजन है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन अभी भी उस पर चला हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, डाउट में है। देखो पहली बात है कि स्पर्म तो होगा नहीं, तो ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं, ओवम रिलीज करता है। अब एक राइप फर्टिलाइज ओवम रिलीज करता है, या राइप अनफर्टिलाइज ओवम रिलीज करता है। तो ये जो फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस होता है ये देखो काफ़ी बुक्स में ऐसा लिखा होगा कि एक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस की जाती है फर्टिलाइज ओवम से, तो ये सरासर रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो जब भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, स्पर्म जैसे ही एग के बहुत करीब आ जाता है यानी क्लोज आ जाता है, तब ये सब्सटेंस रिलीज होता है। अगर वो पहले से फर्टिलाइज्ड हो चुका है तो उसको रिलीज करने की जरूरत नहीं है, यानी एक टाइप का डायरेक्शनल क्लू देता है, स्पर्म को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा राइप अनफर्टिलाइज ओवम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अर्ली ब्लास्टोमियर्स आर। अब देखो ये जो डेवलपमेंट बायोलॉजी इसमें एक टर्म आती है पोटेंसी, और पोटेंसी के अंदर ये 4 टर्म एक्सप्लेन है, वेल एक्सप्लेन है, और आप
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100%। क्वेश्चन जैसे मर्जी आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका 101% आएगा, आएगा ही आएगा इस बार। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, जस्ट थोड़े से स्टेटमेंट आप समझाओगे। देखो, आपको अगर प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट, यूनिपोटेंट, मल्टीपोटेंट के बारे में पता है, इनके एग्जाम्पल पता है, दैट्स इनफ। जिस मर्जी तरीके से क्वेश्चन घुमाए जाए आप कर लोगे। पहले देखो प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट उस टाइप के सेल्स होते हैं जो सब कुछ नहीं बना सकते हैं बट बहुत कुछ बना सकते हैं। मतलब अगर मैं स्टार्ट ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले होते हैं टोटीपोटेंट, दूसरे पे होते हैं प्लूरीपोटेंट, तीसरे पे होते हैं मल्टीपोटेंट, और सबसे लास्ट में होते हैं यूनिपोटेंट। अब टोटीपोटेंट यानी जिनके पास कंप्लीट पोटेंशियल है, कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी का मतलब एक होल ऑर्गेनिज्म बनाने की ताकत रखते हैं ऐसे सेल्स। फॉर एग्जांपल जाइगोट। जाइगोट एक ऐसा सेल है जो फुल ऑर्गेनिज्म बना सकता है, इनको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। टोटी यानी सब कुछ बनाने की ताकत। प्लूरीपोटेंट सब कुछ बनाने की ताकत है बट लिमिटेड। लिमिटेड क्यों? कुछ चीज़ें नहीं बना सकता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा, एक ब्लास्टोमीर की मैं बात करता हूँ। ब्लास्टोमीर के अंदर होता है इनर सेल मास, ठीक है। तो इनर सेल मास होता है, वो होता है प्लूरीपोटेंट, यानी वो बॉडी का हर एक ऑर्गन बना सकता है बट एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक लेयर्स नहीं बना सकता है, जिसको एमनियन कोरियन बनाते हैं या एलेंटवाइस बोलते हैं या एम्बिलिकल कोड बोलते हैं, वो चीज़ें नहीं बना सकता है। इसलिए काफ़ी, देखो बॉडी का हर एक पार्ट बना सकता है, लेग्स, आइज, लीवर, हर कुछ, बट वो एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक लेयर नहीं बना सकता है। इनको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। अब बचते हैं मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। मल्टीपोटेंट यानी कुछ कुछ चीज़ें बना सकते हैं, जैसे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स लिम्फॉइड सीरीज भी बना सकते हैं और माइलॉइड सीरीज भी बना सकते हैं। मतलब लिमिटेड काम होता है इनका, ज़्यादा कुछ खास काम नहीं बोल सकते हैं। और ये बात यूनिपोटेंट की, तो यूनिपोटेंट वो होते हैं जो एक सिंगल काम ही करेंगे, जैसे उगोनिया स्टेम सेल या स्पर्मोगोनिया स्टेम सेल्स। अब उगोनियम स्टेम सेल क्या करेंगे, ओनली ओवम ही बनाएंगे। ये स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल क्या बनेंगे, ओनली स्पर्म ही बनाएंगे। सिंगल काम है इनका, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ऑप्शन है अर्ली ब्लास्टोमीर। तो अर्ली जो ब्लास्टोमीर होता है, अर्ली ब्लास्टोमीर की बात की गई है, तो आप लेके चल सकते हो कि वो टोटीपोटेंट है। अर्ली ब्लास्टोमीर की बात की, नए नए अभी, यानी एक कंप्लीट पोटेंशियल है, कुछ भी बना सकता है। वैसे अर्ली ब्लास्टोमीर को हम टोटीपोटेंट भी नहीं बोल सकते हैं। स्टेटमेंट अच्छी नहीं होती हैं ये स्टेटमेंट, इनको लिखना चाहिए कि अर्ली ब्लास्टोमीर किस स्टेज में है। 2 सेल स्टेज में है, 6 सेल स्टेज में है, 8 सेल स्टेज में है। अगर देखो वो 8 सेल स्टेज से पहले है तो स्टिल वो टोटीपोटेंट है। अगर वो 8 सेल स्टेज के बाद की बात कर रहा है तो प्लूरीपोटेंट है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स द प्रमोटर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो जो प्रमोटर है उसको रिकॉग्नाइज करता है हमारा सिग्मा फैक्टर। इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 सब यूनिट होते हैं और आउट ऑफ 6 सब यूनिट 5 जो होता है वो कोर होता है और सिग्मा फैक्टर होता है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये बस एक बार इसने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दी उसके बाद ये हट जाता है, भाग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लो मोलिकुलर वेट आरएनए मोलिक्यूल्स दैट फैसिलिटेट द स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन आर कॉल्ड एज। स्प्लाइसिंग कौन करता है, बता सकते हो? तो स्प्लाइसिंग करने के लिए जो आरएनए होता है वो होता है एसएनआरएनए। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन में दिक्कत है। क्वेश्चन पूछा लो मोलिकुलर वेट आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट फैसिलिटेट स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन। किसके इंट्रॉन भाई, किसके इंट्रॉन? एमआरएनए के इंट्रॉन की बात की जा रही है, आरआरएनए के इंट्रॉन की बात की जा रही है, किसके इंट्रॉन की बात की जा रही है? देखो मोस्टली अगर मैं बेसिक लेवल की बात करूँ, एक आप एमएससी का एंट्रेंस दे रहे हो तो ये बात एमआरएनए की कर रहा है, राइट आंसर एसएनआरएनए ही होगा। बट एक नेट लेवल की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन निकलता है, इसको बताना चाहिए किस एमआरएनए की बात कर रहा है, सॉरी किस आरएनए की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर आरआरएनए की बात करता है तो राइट आंसर इज एसएनआरएनए, ठीक है। Cellulase present in insect, protozoans and fungi are capable of digesting the cellulose because the enzyme is able to hydrolyze. सिंपल है, आपको सेलुलोज का बताना है कि सेलुलोज किस लिंकेज से जुड़ा है। यदि आपको ये पता है तो आप एंजाइम का जो जो वर्किंग है वो बता सकते हो। तो जो लिंकेज होती है सेलुलोज के बीच में होती है बीटा 1,4 लिंकेज। ऑप्शन फर्स्ट, सेलुलोज बीटा 1,4 होती है या 1,6 होती है? बीटा 1,4,
बीटा 1,4 ही होती है आई थिंक सेलुलोज में, है ना। एक बार इसको क्रॉस सेक्शन बीटा 1,6 ना हो, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन की 1,6 होती है। क्रॉस चेक कर लेना, इन दोनों में से है तो राइट आंसर है बीटा 1,4 लिंकेज हो गया आई थिंक, देख लेना इसको, क्रॉस चेक कर लेना, है ना। क्वेश्चन 14, फिनाइल alanine amino acid is poorly soluble in water because the side chain of or या R group is। अब देखो ये जो फिनाइल एलिन है ये सबसे बड़ी स्ट्रोंगेस्ट है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, याद रखना मेरे से बात। हाइड्रोफोबिक यानी पानी से डरने वाली, नॉन पोलर नेचर की। तो ये टाइप की, एक देखो हाइड्रोफिलिक है, ऑप्शन कट हो गया। हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, पोलर पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए फाउंड इन टिपिकल सेल इज। तो आप सभी को पता है, द सिंपल क्वेश्चन है। तो मोस्ट अबंडेंट होता है आरएनए टाइप, ठीक है। दैट्स क्लोज। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।